नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंडियन नेशनलिज्म से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खां जैसे सुधारकों ने जातिवाद, सती प्रथा और बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी प्रथाओं के खिलाफ आंदोलन चलाए। इन सुधारों ने भारतीय समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा दिया, जो राष्ट्रवाद के विकास के लिए अति आवश्यक था। 1857 का विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या पहली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, यह विद्रोह मुख्यतः भारतीय सैनिकों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया था। इसके कारणों में ब्रिटिश सरकार की नीतियों के प्रति असंतोष, सामाजिक और धार्मिक संवेदनशीलताएं और आर्थिक शोषण शामिल था। विद्रोह के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मिलकर संघर्ष किया था। विद्रोह के नेता जैसे कि बहादुर शाह जफर और रानी लक्ष्मीबाई ने धार्मिक भेदभाव से परे होकर एक साझा स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। कुछ विद्रोही नेताओं ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की, जिससे हिंदू मुसलमान संबंधों में भी एक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हुई। ये वही समय था जहाँ पे कांग्रेस की स्थापना भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेके आई। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। प्रारंभ में यह ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग और सुधार की नीति पर आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में संघर्षरत हो गई। स्वदेशी आंदोलन लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए चलाया गया था, जिसे कांग्रेस ने भरपूर सहयोग और सपोर्ट किया। यह भारतीय आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर दो प्रमुख विचारधाराएं 19वीं सदी के अंत तक उभरी, मॉडरेट और एक्सट्रीम। ये दोनों धाराएं स्वतंत्रता संग्राम की दिशा और रणनीति यानी स्ट्रैटेजी पर विभिन्न दृष्टिकोणों को दर्शाती हैं और इसी आधार पे इनमें डिफरेंसेस हैं। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया, जिसे औपचारिक रूप से 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। इस विभाजन के तहत बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया, पश्चिम बंगाल जिसमें मुख्यतः हिंदू बहुल इलाके थे और पूर्वी बंगाल और असम जिसमें मुख्यतः मुस्लिम बहुल इलाके थे। आधिकारिक कारण ब्रिटिश सरकार ने विभाजन को प्रशासनिक सुविधा के तर्क पर न्यायोचित ठहराया, ताकि बड़े और जनसंख्या घनत्व वाले बंगाल का प्रशासन आसानी से हो सके। हालांकि इसका वास्तविक उद्देश्य धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देना था। यह वही समय था जहाँ पे 1906 के करीब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना और राजनीतिक हितों को बढ़ावा देना था। विभाजन ने बंगाल में एक सांप्रदायिक यानी एक कम्युनल इन्वायरमेंट क्रिएट किया। हिंदू नेताओं और समुदाय ने विभाजन का विरोध किया। इसे हिंदू बहुल क्षेत्रों में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को कमजोर करने का प्रयास माना। इसके विपरीत मुस्लिम लीग ने विभाजन का समर्थन किया और इसे मुस्लिम समुदाय के हितों की सुरक्षा के रूप में देखा। विभाजन के विरोध में कई जगहों पर दंगे और सांप्रदायिक संघर्ष हुए। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बढ़ा, जो बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी देखने को मिला। बंगाल विभाजन के विरोध में व्यापक जन आंदोलन शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विशेष रूप से बंगाल के हिंदू नेताओं ने विभाजन का विरोध किया और इसे सांप्रदायिक राजनीतिक हिस्से के रूप में डिस्क्राइब किया। 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया। इस दरबार के दौरान सरकार ने औपचारिक रूप से घोषणा की बंगाल का विभाजन समाप्त कर दिया जाएगा, पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल को एक साथ मिलाया जाएगा। 1915 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय थे। 1915 से पहले ये नेता ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को जारी रखने और भारतीय राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए थे। 1915 का समय वह समय था जहां महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने भारतीय समाज की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों को समझने के लिए यात्रा की और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का निर्णय लिया। यह वही समय था जहां हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय द्वारा इसी वर्ष की गई। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य
ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसात्मक प्रतिरोध को बढ़ावा देना था। इसमें ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी नौकरी और स्कूलों से इस्तीफा और विदेशी वस्त्रों का विरोध शामिल था। यह वही समय था जहां पे गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन जो 1920 से लेकर 1924 में हुआ उसका समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के रक्षा के लिए था, जो मिडिल ईस्ट में हुआ। इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने में मदद की। गांधी जी की अहिंसा और सत्याग्रह की विधियां स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली पहलू रही हैं। इस सिद्धांतों ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नैतिक आधार दिया और दुनिया भर में शांतिपूर्ण आंदोलन के प्रतीक बने। हालांकि यह तात्कालिक था। दोनों संगठनों मुस्लिम लीग एवं हिंदू महासभा ने कुछ मामलों में कांग्रेस की नीतियों का विरोध भी किया। हिंदू महासभा ने कांग्रेस के विभाजन विरोधी दृष्टिकोण और गांधी जी के नेतृत्व की आलोचना की, जबकि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व को नकारा और मुस्लिम लीग को एक स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप में प्रस्तुत किया। 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत से जीता और मुस्लिम लीग को सत्ता में सीमित स्थान मिला। इसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध और अलगाववादी की दिशा अपनाई। 1930 के दशक के अंत में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव 1940 के तहत एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की। यह मांग दो राष्ट्रों के सिद्धांत पर आधारित था। दो राष्ट्रों का सिद्धांत भारत में हिंदू यह मानता है कि भारत में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, जिनकी अपनी अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पहचान है। जिन्ना ने इस सिद्धांत के माध्यम से यह तर्क किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता है ताकि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रह सके। यह प्रस्ताव जिन्ना को अगुवाई में पेश किया गया। यह भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग राज्य की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत और पाकिस्तान दोनों के रूप में दो अलग अलग राष्ट्रों का गठन हुआ। पाकिस्तान का गठन मुख्यतः मुस्लिम आबादी के लिए एक अलग राष्ट्र के रूप में किया गया, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बना। कई जगहों पर दंगे होना स्टार्ट हुए। अंततः भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद सांप्रदायिक हिंसा और दंगों का एक व्यापक दौर शुरू हुआ। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों के बीच संघर्ष और हिंसा ने लाखों लोगों की जान ली। विभाजन के दौरान और बाद में दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत कई क्षेत्रों में हिंसा और दंगे हुए। यह हिंसा इतना व्यापक था कि सैकड़ों गांव जलाए गए, संपत्ति नष्ट की गई और हजारों लोग की हत्या की गई। विभाजन के दौरान और उसके बाद लाखों लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा। हिंदू और सिख परिवारों ने पाकिस्तान से भारत की ओर पलायन किया, जबकि मुस्लिम परिवारों ने भारत से पाकिस्तान की ओर पलायन किया। तो दोस्तों, कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि विभाजन की नींव या विभाजन का जिम्मेदार कौन था? क्या ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल थे? क्या कुछ लीडर्स रिस्पॉन्सिबल थे? या फिर जिन्ना की महत्वाकांक्षा भारत को विभाजन के दौर पे ले गई? जो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तब आपको ये स्पष्ट होगा कि विभाजन की नींव भारतीय सामाजिक सुधार रिलेटेड आंदोलनों में भी है। नो डाउट ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उसने इस पे वो एक कम्युनिटी तक लिमिटेड थे, चाहे वो अलीगढ़ मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ सर सैयद अहमद खां या स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूवमेंट, आर्य समाज या काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट। इन सब ने अपनी अपनी कम्युनिटी की एकता पे जोर दिया, जो बाद में जिसकी वजह से बाद में जो सोसाइटी है उसका एक कम्युनल डिवाइड वहाँ से स्टार्ट होता है और जो दैट रिजल्टेड इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। एंड ब्रिटिश आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। इवन ये वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम डिवाइड होना स्टार्ट होता है। लोग कम्युनिटी की आइडेंटिटी को लेके ज़्यादा रिजिड होते हैं और कॉन्सोलिडेशन को लेके ज़्यादा रिजिड होते हैं। और तीसरा लीडर्स, चाहे वो जिन्ना हो टू सम एक्सटेंट, चाहे कुछ चीज़ें नेहरू के बारे में कही जाती हैं वो हो, या फिर जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस
हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, उनका भी अपरोक्ष रूप से एक रोल रहा। मुस्लिम लीग का पूरा रोल है डायरेक्ट है, उनका प्रत्यक्ष डिमांड है टू नेशन थियरी का। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो भी ये ऑर्गेनाइजेशंस है, ये जो सेग्रीगेशन है इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, वो इंडिया को पार्टीशन की तरफ ले गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।